नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बागेश्वर से खबर आ रही है, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत की दर्ज। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत। और इस वक्त हमारे पास कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप संताज जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी को बागेश्वर सीट पर जीत मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये सीट कांग्रेस की झोली में आके गिरेगी। देखिए, बागेश्वर में बीजेपी भले ही जीती हो, लेकिन ये कांग्रेस की नैतिक जीत है। सरकारी धन का दुरुपयोग, पैसे का तमाम तंत्र मशीनरी के दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ये जीती है और मामूली से अंतर से जीती है। तो एक तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सहित उनके तमाम मंत्रीगण, प्रशासनिक अमले ने इस चुनाव को जबरदस्ती बीजेपी की झोली में डाला है। ये वहाँ की जनता ने नहीं दिया है, इन्होंने अपने सरकारी तंत्र का, अपने पैसे का, अपने तमाम तरह का नैतिक ताकतों का इस्तेमाल करके ये जीत दर्ज की है। तो इसको मैं जीत नहीं कह सकता। और कांग्रेस प्रदीप जी नैतिक जीत। प्रदीप जी, बसंत कुमार की यहाँ पर ये हार है या कांग्रेस की हार है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और दावे किए जा रहे थे जीत के। देखिए, हमारे वही कांग्रेस तो जीत के मुहाने पे ही खड़ी थी। कांग्रेस से पूरी तरह से सारे लोगों ने हमारा हर तरह से वोट का प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी एक वोट पिछले चुनाव से आगे नहीं लाई है। पूरा सरकारी तंत्र, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद भी आसपास में पड़े रहे। तमाम तरह मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इसको क्या जीत कह सकते हैं? ये तो हारते की जीत है। तो इसको मैं किसी भी सही अर्थमंत लोकतंत्र में इनकी जीत ही है, इनकी नैतिक पराजय। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उस प्रत्याशी को जो वोट मिले, आपके बसंत कुमार को जो वोट मिले, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये उनकी पावर या उनकी मेहनत का नतीजा है, या यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया को आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, ये बसंत कोई हमसे बाहर थोड़ी है। बसंत और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के प्रयावाजी है। तो ये दोनों की ताकत का मिलो। हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़े और उनके ऊपर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको तरह तरह से परेशान भी किया, उत्पीड़न भी किया। उनके तमाम कारोबारों में प्रतिबंध लगाया गया। एक तरह से बीजेपी को मालूम था। प्रदीप जी, इसके अलावा जिस तरह से समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई थी लास्ट मिनट पर, यदि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना होता तो क्या यहाँ पर स्थिति बदल सकती थी? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनको सोचना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी हमारी यूपी में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं तय किया था, तो यहाँ बिना किसी उसको क्यों आ गई, ये उनको तय करना है। और इसी बीच में हमारे साथ हरीश पाठक जुड़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार जिस तरह से सबसे पहले आपको बधाई है, बागेश्वर सीट पर आप की प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो आप हरीश जी पहले तो मेरा नाम सही करिए, हनी पाठक प्रदेश जी, माफ कीजिएगा। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया वॉइस की तरफ से भी। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की जीत ये दर्शाती है कि उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से सिरे से अपनाया जा रहा है। जनता पूरा समर्थन दे रही है और जनता अपना अपनत्व दिखा रही है। तो अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन रही थी। देखिए, ये इस चीज के लिए मैं तैयार थी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार था कि वो इसी तरीके की मस्खरी वाली बातें करेंगे कि हम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डराया, धमकाया और सिंपैथी के वोट लिए। तो इनसे ये पूछिए कि इन्होंने कितने सिंपैथी जी, हनी जी, आरोप तो यहाँ पर प्रदीप जी ने आपके ऊपर भी लगाए हैं कि इतना सब होने के बाद भी छोटे से मार्जिन से आपको जीत मिली है। इस पर क्या कहना है आपका? प्रदीप जी ने साफ कहा है अभी। देखिए, ऐसा है, जीत तो जीत होती है मात्र एक वोट से। जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे, तब वो हार भी कही गई थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी भी थी। अरे लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने डेरा जमाया हुआ था और उसके बाद भी जीत की यदि बात की जाए तो बहुत छोटा सा मार्जिन है।
घेरा जमाया हुआ था। मुख्यमंत्री जी अपना नित्य कार्य लगातार कर रहे थे, बाहर का भी और दिल्ली का भी, यहाँ का भी। लगातार वो आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे थे और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने भी कमान भी संभाली थी, लेकिन वहां डेरा डालकर बैठे ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, हनी जी का कहना है कि जीत चाहे 1 वोट से हो या 2 वोट से हो, जीत तो जीत होती है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैंने शुरू में ये इनकी नैतिक जीत नहीं है, ये टेक्निकल जीत है। ये पूछे आज तक बागेश्वर की जनता पूछ रही है कि एक बागेश्वर के कोतवाल को आखिर क्यों सस्पेंड किया गया था या नहीं किया था। 2 दिन तक पता नहीं चला। एक गाड़ी ऑब्जर्वर ने रोकी थी, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि ऑब्जर्वर काम नहीं करने दे रहे। आखिर वो पैसा जो वो बैग लेकर कौन हनी जी आपको मैं मौका दूंगी, एक करूंगी, अपनी बात तो रखने दीजिए। जी प्रदीप जी, कि आखिर जो ऑब्जर्वर ने गाड़ी पकड़ी थी वो गाड़ी किसकी थी, क्यों बचाया गया था उसको? उस थानेदार को, कोतवाल को क्या सस्पेंड किया गया था, नहीं किया था, आज तक पता नहीं चला। एक बैग लेकर के लोग गायब हो गया, वो कौन था, उसमें क्या था? तो ये पार्टी, सारी कांग्रेस पार्टी ने, आपने एक बेरोजगार प्रदेश के बेरोजगार का अध्यक्ष को वहां बोलने नहीं दिया क्या? प्रतिपक्ष के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, तो क्या यही लोकतंत्र है? प्रदीप जी यहाँ पर बार बार ये बात भी आ रही है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं था, लास्ट मिनट पर यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर बात आई है और यही वजह है, कम वोटों का अंतर जरूर है लेकिन जीत आपके खाते में नहीं आ पाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार चला रही है ना, वो सब कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह है कि प्रत्याशी नहीं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि जो इनकी सरकार चल रही है वो किन प्रत्याशियों के दम पर चल रही है। हनी जी जवाब दीजिएगा यहाँ पर। प्रदीप जी तो सीधे आप ही पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की ही लोगों के उस पर पूरी सरकार चल रही है, तो इन्होंने फिर अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया? इन्होंने अपने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करना चाहिए था। इनको यही सोचना चाहिए पूरी कांग्रेस ही सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी की, फिर इनको पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, अपने आप को हाथ खड़े कर देने चाहिए थे और घर बैठ जाना चाहिए था। इनको आयात करना ही नहीं चाहिए था। और बड़े बड़े इनके वायदे लगातार, मैंने 35 डिबेट करी होगी इस दौरान, और इस दौरान हर प्रवक्ता ने यही कहा कि अब की बार बागेश्वर की जनता आपको सबक सिखाएगी, बागेश्वर की जनता चंदन रामदास जी के किए हुए कामों का आपको सबक देगी और ये देगी वो देगी, लगातार आरोप लगा रहे थे। अब इनसे पूछा जाए किसने किसको आशीर्वाद दिया, किसने किसको सबक दिया? हम तो धन्य है और बागेश्वर की हनी जी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये तो भावनाओं की लय है, भावनाओं की लय में जनता ने कहीं ना कहीं वोट दिया है, क्योंकि जिस तरह से आंसू वहां पर बहे थे, आंसू कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचे जरूर होंगे। लेट मी कंप्लीट। बसंत कुमार जी को कहा गया था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, इनका ये आखिरी चुनाव है, कृपया इनको वोट दे दीजिए। इस तरीके की अपील क्या बसंत कुमार जी द्वारा नहीं की गई थी? क्या इस तरह के वीडियोस नहीं गए हैं? जरा प्रदीप जी इस चुनाव के नतीजे के बाद अब कुछ बदलेगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी इस चुनाव से। देखिए, इस चुनाव ने उत्तराखंड की जनता ने साफ संकेत कर दिया। अगर ये लोग भाजपा की प्रवक्ता इसको पढ़ने में, दीवारों ने साफ लिख दिया कि बीजेपी के लिए अब उत्तराखंड में आसान नहीं है। अरे प्रदीप जी अभी तो जीत मिल गई है, कम अंतर से ही सही, लेकिन जीत मिली है। नहीं, दीवारों में भी जीत में भी एक मैसेज है। इस जीत में भी उत्तराखंड की जनता ने ये तो जीत इन्होंने डरा के धमकाई में तमाम तरह से ली है, लेकिन इस जीत में भी उत्तराखंड की जनता ने मैसेज दिया है कि भ्रष्ट सरकार को उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से आगे भी सबक सिखाने जा रही है। हनी जी इस पर जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी का कहना है कि जीत जरूर मिली है लेकिन फायदा नहीं होगा। मैंने बहुत सुनी और अभी फिर इनको सबक मिल गया। अब फिर ये लाइन सुना रहे हैं, फिर इनको यही डिबेट के दौरान मैं अभी शाम को बैठूंगी इनके साथ और फिर यही जवाब दूंगी कि आपको फिर सबक मिला है, आगे भी सबक मिलेगा। जनता आपको ऐसे ही सबक दिलाएगी। जो हाथ का पंजा लेकर घूम रहे हैं वो अब इनका महाठगबंधन काम नहीं आएगा और हाथ ही जोड़ लिया जनता ने। 70 साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ज्यादा इनके लिए करारा तमाचा और मुंह पर क्या होगा? प्रदीप जी बागेश्वर की सीट तो चली गई, अब 2024 के लिए क्या रणनीति है आपके पास, किस तरह से आएंगे? 2000 की इसी भाजपा ये नहीं, पूरी मोदी की सरकार घबराहट है। पूरे देश के लोग इंडिया के पीछे गोल बंद हो रहे हैं और जो इस देश के अंदर नफरत का बीज बोया गया है, जो इस देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, देश की
सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इस सवाल का जवाब 24 में इस देश की जनता देने जा रही है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे तो हैं, ये उत्तर तमाम प्रदेश में मुद्दे अभी हारे जरूर नहीं हैं, लेकिन ये कह रहे- कांग्रेस की अंदर की फूट की बात की जाए या जिस तरह से और ठीक है। प्रत्याशियों की बात की जाए, आखिरी समय तक तय नहीं होता है, आपस में चर्चा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पर बागेश्वर के चुनाव के बाद कोई सीख लेकर आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, क्या रणनीति हम- रहेगी? हम कभी भी जब भी होती है, कोई भी चुनाव आता है, जीत हार होती है, तो उसकी जो भी कमियां रहेगी उसकी तो सबक लेंगे, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। गोल पोस्ट के पास पहुंचते हम क्यों, कहाँ पर हमसे कमी रही है। वो तो एक निश्चित लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना एक दायित्व है, कर्तव्य है, उसको हम जाएंगे भी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि अब आगे तो कांग्रेस के साथ ही साथ इंडिया को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया को लेकर, जो इंडिया और भारत को लेकर जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, उस पर क्या स्टैंड रहने वाला है और किस तरह से आगे 2024 में बढ़ेंगे? देखिए, इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये तो भारत की पहचान है। कांग्रेस हमेशा इन्हीं संघर्षों के लिए लड़ी है। इनसे पीछे जो आज इंडिया बनाम भारत के कर रहे हैं, जब इंडिया और भारत दोनों अपने राजनीतिक आजादी के लड़ रहे थे, उस समय ये तमाम तथाकथित भक्त राष्ट्रभक्त कहाँ पर थे? क्या इन्होंने कभी इस देश की आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया? 1 घंटे की भी जेल गई है। हजारों लाखों लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में इस इंडिया और भारत को बनाने की लड़ाई लड़ी थी। आज जिस इंडिया और भारत को ये तोड़ना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, और आज मैं समझता हूँ उसी जैसे एक घबरा करके तरह तरह की इंडिया बनाम भारत की बहस को चलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, इसके अलावा जिस तरह से बात हो रही है इंडिया गठबंधन के ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि यदि हम भारत कर लेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी देश के लिए नया नाम ढूंढेगी? इस पर आपकी क्या राय है? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये जो इनकी बौखलाहट है ना कि जो भारत बनाम इंडिया, इनके एक सांसद ने तो कही दिया कि इंडिया गाली है। अरे इस इंडिया और भारत के लिए इस तिरंगे को लेकर माई इंडिया, मेकअप इंडिया, तमाम तरह के प्रधानमंत्री के अभी एक लेटर पैड में देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और नीचे लिख रहे थे एशियन और इंडियन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इंडिया भारत एक दूसरे के पर्यायवाची है। करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हम प्रदीप टम्टा जी से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं, और बागेश्वर सीट में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है, पर जीत के अंतर की यदि बात की जाए तो जीत का अंतर जरा सा ही रह गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है, या आंसुओं के सैलाब में यहां पर बीजेपी का कमल खिला है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब प्रचार करने के लिए पार्वती दास जनता के बीच पहुंची थी। जनता को संबोधित करते करते अपने आंसू रोक नहीं पाई, आंसू छलक उठे, और इन्हीं आंसुओं में पूरा उत्तराखंड, पूरा बागेश्वर डूबा हुआ है, और आज उसके नतीजे हम सभी देख पा रहे हैं। पार्वती दास को जीत मिली है, बागेश्वर में जीत का कमल खिला है यहां पर। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार, जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, यह हमारी प्राथमिकता। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें पार्वती दास की हैं। जनसभा के समय जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो गई।
भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पार्वती दास, और यही वो आंसू हैं जिनकी वजह से आज बागेश्वर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिला है। और इसी खबर पर हमारे साथ अवनीश प्रेमी, स्टेट हेड उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरह से यहां पर हम देख पा रहे हैं बागेश्वर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आज जीत दर्ज हुई है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ यदि जीत के अंतर की हम बात करें, बसंत कुमार से जीत के अंतर की बात करें तो अंतर बहुत कम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जरूर आ गिरी है, लेकिन उसके बाद सवाल कई खड़े हो जाते हैं। क्या कहना है इस जीत पर आपका? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें पहले चुनाव की, यानी 2022 के चुनाव में, तो वहां से चंदन रामदास को जो जीत हासिल की थी वो करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यानी कि उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई और उनकी पत्नी इस सीट पर चुनाव लड़ी तो ये मार्जिन बहुत कम रहा है। यानी कि हम ये कहें कि 2,321 वोटों से यहाँ वती पार्वती देवी ने अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा योगदान हम कहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, तो उनको लगातार उस चुनाव के पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने वहां पर जनसभाएं की, पार्वती देवी के साथ वो घर घर घूमे, लोगों से बातचीत की और उनको ये आश्वासन दिया कि चंदन रामदास भले ही आज के समय में इस दुनिया में ना हो, लेकिन उन्होंने जो भी काम शुरू किए हैं, जो भी उन्होंने एक पहल बागेश्वर के लिए की थी, जो योजनाएं वो लाना चाहते थे, उन सबको सरकार पूरी तरह लाएगी और जो विकास की योजनाएं बागेश्वर में बननी चाहिए थी वो उसी तरह बनेगी जो चंदन रामदास जी के समय बना करती थी। जी अवनीश, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से अभी कुछ ही समय पहले बात हुई थी, प्रदीप टमटा से बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की ये जीत नहीं है, जीत भले ही मिल गई है लेकिन जनता कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में ये जता दिया है कि आगे किस तरह से जनता वोट करने वाली है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर बीजेपी ने भले ही जीत हासिल की हो लेकिन जो अंतर रहा है वो बहुत कम रहा है। और कांग्रेस यहाँ पर हारने के बावजूद भी कांग्रेस ने बीजेपी को ये एहसास जरूर करा दिया है कि वो बेहतर चुनाव लड़ सकती है और निकट भविष्य में उत्तराखंड के अंदर अगर बीजेपी के सामने कोई चुनौती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस प्रत्याशी भले ही कम वोटों से हारे हों लेकिन उनमें चुनाव का प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है और यही कारण है कि हारने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो भी चीजें रही जो भी रही, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और यही कारण रहा कि जो हार का अंतर रहा है वो बहुत कम रहा है। जी अवनीश, हमारे साथ बने रहिएगा आप। और इसी बीच महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज़्यादा पैसा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। तो ये आप सुन पा रहे थे महेंद्र भट्ट और हमारे साथ अवनीश लगातार बने हुए। अवनीश, जिस तरह से यहाँ पर महेंद्र भट्ट ने भी कहा है कि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है और जनता ने उन्हें प्यार दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने तरीके से इस नतीजे को देख रही हैं। कांग्रेस का अभी भी मानना है, जिस तरह से आपने भी बोला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे के लिए उन्हें लग रहा है कि जमीन बदलती हुई सी नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस जीत को अपनी जीत मान रही है पूरी तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी उसको अपनी जीत बताएगी और खास बात ये भी है कि जीत हासिल की भले ही वोट का अंतर कब रहा हो, लेकिन अगर हम चुनाव विश्लेषण की पूरी तरह बात करें या पहले चुनावी आंकड़े की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान है, भले ही वो इस सीट पर जीत गई हो। अगर हम 2022 के चुनाव में जाएं तो चंदन रामदास ने इस सीट पर 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो मार्जिन कम है। अगर हम ये कहें कि जो वहाँ के लोग हैं, जो बागेश्वर की जनता है, उन्हें जो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी चंदन रामदास की पत्नी के प्रति या चंदन रामदास जी के प्रति, वो थोड़ी सी कम दिखाई गई है। यही कारण रहा कि हार का जो अंतर रहा है कांग्रेस की वो कम रहा है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि बसंत कुमार क्योंकि आम आदमी पार्टी में शामिल थे और ऐन वक्त पर उनको जो है कांग्रेस में लाया गया, तो बहुत जल्दी का चुनाव हम उनके लिए कह सकते हैं।
लेकिन इतना जरूर है जी कि कांग्रेस बिल्कुल। अच्छा अवनीश चुनाव जी, जिस लड़ी है। तरह से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सहानुभूति जितनी दिखाई जानी चाहिए थी उतनी सहानुभूति नहीं देखने को मिली है, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे ये भी है कि चंदन रामदास जी के कामों की बार बार जिक्र हो रहा है। यदि कामों की बात करें तो ये भी माना जा सकता है कि सहानुभूति कम है, तो कहीं ना कहीं कामों पर विश्वास जरूर रहा होगा। लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद भी कह रही है कि जिस तरह से जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है, आगे आने वाले समय में उनके लिए उम्मीदें जरूर जाग जाती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक किरण भी है, क्योंकि उसने इस चुनाव को लड़ा, अच्छी तरीके से लड़ा और बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरी टक्कर उसने दी। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि सरकार है और सरकार के अपने कुछ असर भी रहता है, तो यही कारण है कि लगातार कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि इस चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया गया, प्रशासकीय मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और उसी की वजह से यहाँ पर बीजेपी जीती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच सौरभ बहुगुणा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और फिर भी हम इस चुनाव को जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने एक रुझान दे दिया है 24 के लिए भी कि जब 24 में चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी। नहीं, देखिए, जो लोगों का मन था वो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान था। जैसे आपने बोला कि फाइट अच्छी दी है, कि अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो 1-to-1 फाइट में पिछली बार भी 2002 में जब 1-to-1 फाइट हुई थी उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जीता था। तो लोगों के दिल में ये उम्मीद थी कि 1-to-1 फाइट हो रही है, इंडिया के ब्लॉक के सारे पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्लोज इलेक्शन होगा। लेकिन हमने इस चुनाव को जीत के ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए द्वारा कामों को जनता ने मुहर लगाई है। इसलिए मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपने यहाँ पर सुना, सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इंडिया गठबंधन होने के बाद लग रहा था कि क्लोज फाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके एक बार फिर से कमल पर मुहर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर मुहर लगाई है। और इसी बीच लगातार बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने पूरी शक्ति के साथ जो विश्वास हासिल किया है, उसके लिए मैं बागेश्वर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की हार है और विकास की हार है, नौजवानों की हार है, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की हार है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और इसी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी भी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।